नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएससी रैंकर्स एजुकेशन पर। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ ऑल फार्मूला, एक ही क्लास में ऑल फार्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ से 20-25 मार्क्स करीब पूछे जाते हैं। तो हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं। इसका फर्स्ट में है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो क्या होता है? शेषफल। ठीक है। दूसरे में बात करते हैं। दूसरे में होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। इसी को कहते हैं लसा गुना मसा। लसा गुना मसा, या इसी को कहते हैं ए, यानी दो संख्याओं का मसा। दो संख्या यानी ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। एलसीएम गुना HCF इसी को बोलते हैं। और दूसरी में है, दूसरी हो गई। तीसरी में है, तीसरा में है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटा में क्या होता है? 2। 4 नंबर में है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है। 5 नंबर में बात करते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन। वास्तविक संख्याएं हैं चैप्टर 1 का। फर्स्ट नंबर में है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और दूसरी नंबर में है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा। इसी को बोलते हैं दो संख्या, यानी एक संख्या a और दूसरी संख्या b बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। तीसरी में है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो रहा है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। फिर 4 नंबर में है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। और 5 नंबर में है, लास्ट नंबर में है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये उतार लिए होंगे और साथ साथ उतारते चलिए, ताकि आपको कॉपी में नोट यानी फेयर के रूप में बना रहे। ठीक है, तो अब अगली चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसको लिख देते हैं, टॉपिक में लिख दीजिए व्यापक रूप। व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है। दूसरी में बात करते हैं कि रैखिक बहुपद हो गया। अब दूसरी में है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और तीसरी में है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसमें घात कितना होगा? घात 1 होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बोल रहा है, द्विघात बहुपद में कितना होगा? द्विघात बहुपद में घात 2 होगा। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद में कितना होगा? घात 3 होगा। और 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। और 5 नंबर में है, 5 नंबर में देखते हैं इसका अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी और बटा में ए। और 6 नंबर में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? सी बटा में ए। और फिर 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होता है? बी बटा सी। बी बटा सी। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं, पॉलिनोमियल का व्यापक रूप देखते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, यानी घात 1 होगा इसमें। रैखिक बहुपद में घात 1 होगा। दूसरा नंबर में है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यानी घात इसमें क्या होगा? 2, घात 2 होगा।
तीसरा नंबर में देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी घात कितना होगा? 3। चौथा में आते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र इसमें होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। 5 नंबर में है अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं बता दूं कि ये जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है इससे और इससे, अल्फा इंटू बीटा और इससे। ये तीन 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 वो जो है इससे हर साल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, क्योंकि मैं परीक्षा दे चुका हूँ, एग्जाम दे चुका हूँ, इसी बार दिया हूँ। किस साल दिया हूँ? एग्जाम 2026 में दिया हूँ। 2026 में मैं एग्जाम दिया हूँ और पिछली साल 2-3 साल 5 साल जितनी भी आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लो, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इस सबको उतार लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3। चैप्टर 3 चैप्टर 3 है, क्या है नाम? क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर 3। इसमें है फर्स्ट नंबर में a1/a2 बराबर है b1/b2। तो इसका क्या क्या होगा? यानी फर्स्ट में होगा संगत, दूसरा में होगा एक हल। इसका हल कितना होगा? एक हल होगा। फिर प्रतिच्छेदी होगा। इसका आरेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी और ये अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। ठीक है। दूसरा में है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका क्या होगा? इसका तो सबसे पहले होगा असंगत होगा, असंगत होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। कितना हल होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर। और असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा। और ये होगा विरोधी, विरोधी होगा। ठीक है। थर्ड की बात करता हूँ। थर्ड में होगा a1/a2 बराबर है b1/b2। सब बराबर होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ठीक है। इसका क्या होगा? इसका होगा संगत अनेक हल। संगत होगा सबसे पहले, अनेक हल होगा, अनेक हल के बाद होगा इसका ग्राफ होगा संपाती, और इसका ये जो रेखा होगा आश्रित होगा, आश्रित। ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन। देखिए
चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। फर्स्ट में है a1/a2 बराबर है b1 बटा b2, तो क्या क्या होगा, संगत होगा सबसे पहले तो, हल कितना होगा एक, ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी, और ये अविरोधी होगा। दूसरी की बात करता हूँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट बार में तो होगा असंगत, कोई हल नहीं होगा, कितना कोई हल नहीं, और इसका ग्राफ समांतर होगा और ये विरोधी होगा, ठीक है। तीसरी की बात कर रहा हूँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, पूरा बराबर है, कितना पूरा बराबर है, तो इसका संगत होगा, अनेक हल होगा, और इसका ग्राफ जो होगा संपाती और आश्रित होगा, क्या होगा आश्रित। तो चलिए और नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है आप लोग पता है, कमेंट में कीजिए तो, क्या नाम है चैप्टर 4 का नाम क्या है, कमेंट में लिखिए तो मैं देखना चाहता हूँ कमेंट में किसका किसका नाम आ रहा है, अब भी देखता हूँ, कमेंट कीजिए तो। रवि कुमार, ठीक है ठीक है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात, चलिए द्विघात समीकरण लिखते हैं आप लोग के बात पर। द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण चैप्टर कितना है 4, चैप्टर 4 है। द्विघात समीकरण में फर्स्ट नंबर है विवेचक, बोलता है विवेचक का क्या होगा डी, इसका विवेचक को डी भी बोलते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। दूसरा में है कि जब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो जब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो हल इसका, हल कितना होगा, इसका मूल बोलता है, हल नहीं मूल, मूल क्या, मूल क्या क्या होगा, इसका मूल होगा वास्तविक एवं समान, क्या हो रहा है वास्तविक, फर्स्ट नंबर तो वास्तविक होता है, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तीसरी की बात करता हूं, जब d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 0, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, ओ तो मूल वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, जब d बराबर b² माइनस 4ac से छोटा होगा, अगर d बराबर b² माइनस 4ac से छोटा होगा, यानी 0 से क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, 0 से चलिए हो, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होगा। चौथी में देखते हैं, चौथी में जब d बराबर b² माइनस 4ac, जब d बराबर b² माइनस 4ac 0 से क्या होगा छोटा होगा, d बराबर b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, तो मूल क्या होगा, मूल होगा अवास्तविक होगा, क्या होगा मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। और पांचवा की मैं बात करता हूँ, तो मूल यानी मूल
मूल को एक और नाम से यानी एक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स। इसको निकालने का है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ठीक है, मूल यानी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ठीक है, रिवीजन एक बार कर लेते हैं ऊपर से। क्या है रिवीजन? दूसरा समीकरण का फर्स्ट नंबर में है कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विवेचक भी बोलते हैं। विवेचक, विवेचक को d भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी में जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, और तीसरे में जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। चौथी की बात करता हूँ, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा? 0 से छोटा होगा, यानी माइनस होगा तो मूल अवास्तविक अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक होते हैं। और पांचवे में है कि मूल यानी x बराबर इसी को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और एक इसका एक और होता है जब d मालूम हो। इसको d जब d मालूम होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस नहीं, d जब मालूम है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी और बटा 2a भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बटा 2a भी इसको लिख सकते हैं। तो चैप्टर 4 का खत्म हो गया, यानी एंड हो गया पूरा फॉर्मूला। चैप्टर 4 में कितना है? 5 या 6, 5 से 6 है। और नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम बताएं, क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का? देखते हैं क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है। तब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। क्या नाम है? कमेंट किए हैं? चैप्टर 5 क्या क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। समांतर श्रेणी 5 नंबर, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट में है सार्वंतर। सार्वंतर यानी इसको डी भी बोलते हैं। सार्वंतर डी कैसे निकाला जाता है? a2 माइनस a1। दूसरी में है कि एन कैसे निकाला जाता है? एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा में क्या है? तीसरा में है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कमेंट कीजिए तो n/2 इंटू होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या कहता है? अंतिम पद से एनवा पद। अंतिम पद से एनवा पद। अंतिम पद से एनवा पद क्या होता है? इसको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से एनवा पद a प्लस यहाँ हुआ ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस a माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी कर देंगे। क्या कर देंगे? a माइनस, यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस।
तो अंतिम पद से nवां पद जब याद करेंगे ना तो यहाँ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ माइनस कर देंगे। ए माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। और जब ए एन मालूम हो, पांचवा में बात करते हैं, एस एन का फॉर्मूला एक और होता है जब एन मालूम है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। इसी को यहाँ है, जब एन मालूम हो तो इसको लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसी को। एन जब मालूम हो तब। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का फर्स्ट नंबर की सार्व अंतर डी, बोलता है सार्व अंतर डी ए टू माइनस ए वन। जब ए टू में से ए वन घटाएंगे तो सार्व अंतर डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरी में है कि ए एन बराबर, बताइए एन बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तीसरी में बात करता है कि एस एन बराबर, बताइए क्या फॉर्मूला होता है? एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चौथा में कहता है कि अंतिम पद से एनवा पद, अंतिम पद से एनवा पद क्या होता है? ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और पांचवा में है लास्ट में एस एन बराबर, आप बताइए एस एन बराबर दो फॉर्मूला होता है, बताया ना आपको। एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा होता है कि जब एन मालूम हो तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल का वो थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? हिंदी लिखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा लेट होगा, और लेट के कारण से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ होगा, उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ नोट्स आपको मिल जाएगा फार्मूला का। चैप्टर 6 का फार्मूला का नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं चलिए आप चैप्टर 7 में चलते हैं। चैप्टर 7 का नाम क्या है? कमेंट में आप लिखिए क्या नाम है। तब तक इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए चैप्टर 7 का नाम। कमेंट किए? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। चैप्टर 7 का नाम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसको जियोमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्री। ज्यामिति शायद इस तरह निर्देशांक ज्यामिति। फर्स्ट में इसका क्या कहता है? फर्स्ट में इसका कहता है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसमें क्या बोलता है फर्स्ट नंबर में कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और उदग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जैसे ये है, देखिए क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा कौन है? ये है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है। और उदग रेखा यानी उठा हुआ, उदग्र, उदग्र मतलब उठा हुआ। क्या? उदग्र मतलब उठा हुआ, उदग्र मतलब उठा हुआ। उदग्र रेखा को, उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? बाई अक्ष। क्या कहते हैं? बाई अक्ष, बाई अक्ष। इसी को बोल रहा है। फर्स्ट नंबर में क्या बोलता है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और उदग रेखा को बाई अक्ष कहते हैं। और दूसरी में बोल रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? कमेंट कीजिए तो आप लोग। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ठीक है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है।
और तीसरी में बात करता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग कमेंट कीजिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स वाई। एक्स वाई इसका होता है x1 जोड़ x2 और बटा 2 और y1 जोड़ y2 और बटा 2। x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तीसरी में क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए तो। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। x1 जोड़ x2 बटा 2 नहीं x1। त्रिभुज के केंद्रक क्या होता है, इधर देखते हैं। x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 और बटा में 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में विभाजन सूत्र लिखिए। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है। m1 x2 लिखिए, m1 x2 जोड़ m2 x1 और बटा में 2। m1 x2 बटा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2 कॉमन फिर लिखेंगे। फिर m1 बाई 2 जोड़ m2 बाई 1 बटा m1 जोड़ m2 इतना 4 का है विभाजन सूत्र। m1 x2 जोड़ m2 x1 और बटा में m1 जोड़ m2 और कॉमा में है कि m1 बाई 2 जोड़ m2 बाई 1 बटा m1 जोड़ m2। ये विभाजन सूत्र का है। 5 नंबर में देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 इंटू जोड़ x2 इंटू 23 31 12। 23 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 23 31 12 यानी बाई 3 माइनस बाई 1 और जोड़ x3 इंटू 23 31 12 यानी बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक है, 23 31 12 1/2 इंटू x1 इंटू x बाई 2 माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 23 यानी बाई 2 माइनस बाई 3 23 31 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 23 31 12। तो इसका वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 जोड़ x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 23 31 और प्लस में x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। तो यहाँ तक हो गया। 5 नंबर तक उतारनी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक बोर्ड को क्लीन करता हूँ। क्लीन यानी साफ सफाई करते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है कि मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु का दूरी आप जानते हैं 6 नंबर में, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी इसका होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर। और 7 नंबर में दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र इसमें होता है दूरी सूत्र में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रिवीजन करते हैं। मूल बिंदु की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। 7 नंबर में है दूरी सूत्र, यानी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग उतार लिए तो कमेंट कीजिए, उतार लिए हैं? यस भैया। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 8 में क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। धमाकेदार चैप्टर अब आने वाला है, उस चैप्टर का आप लोग वेटेज जान लीजिएगा कितना है वेटेज, और फार्मूला का भी वेटेज जान लीजिएगा चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 का नाम क्या है कमेंट कीजिए तो। ठीक है, त्रिकोणमिति, चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसी को ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर को मैं बता दूं कि शायद 10 से 11, हाँ 10 से 11 सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है। कितना 10 से 11 सिर्फ फार्मूला, फार्मूला ओनली फार्मूला, ओनली फार्मूला, यहाँ से 10 से 11 ओनली फार्मूला पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट कर देख सकते हैं, यहाँ से 10 से 11 फार्मूला, सिर्फ फार्मूला पूछा गया है। तो आप लोग जान देख सकते हैं फार्मूला का कितना योगदान है, और इस चैप्टर का वेटेज भी बता देते हैं। इस चैप्टर में यहाँ से 30 से 35, यहाँ से 2026 में आया है 35 से 40 नंबर, 2026 की बात कर रहे हैं। और 25 में 2025 में यहाँ से भी 39 या 35 से 39 आया था, 35 से 39। तो आप लोग जान सकते हैं इसका कितना वेटेज है। तो आप लोग ये त्रिकोणमिति का फार्मूला को आप लोग, और हर चैप्टर का आप लोग नोट्स बनाइए मैथ में, हर चैप्टर का, और फार्मूला का अलग से एक नोट्स बना लीजिए। तो पहली नंबर में है, इसको साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा टी बटा, यानी लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल है। दूसरी में क्या है, दूसरी में क्या है साइन कोस थीटा है, क्या है कोस थीटा, यानी बी बटा एच।
आधार और बटा क्या है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कोस थीटा में क्या है, डी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। तीसरी में आते हैं, कोस थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर यानी p बटा b होता है। क्या होता है, p बटा b, यानी p से क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब, और बटा b से क्या होता है, बेस। बेस यानी आधार। क्या होता है, आधार। साइन कॉस tan, और चौथा में क्या होगा, tan के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या होता है, b बटा p, यानी बेस बटा बेस बटा बेस यानी आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब, आधार बटा लंब। पांचवा में है साइन कॉस टैन कॉट और सेक। सेक थीटा को बोलते हैं बी बटा एच। बी यानी आधार, बेस यानी आधार, और बटा में कर्ण। और छठा में है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा बी बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। देखिए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। साइन थीटा बराबर बी बटा ए, कॉस थीटा बराबर बी बटा ए, tan थीटा बराबर बी बटा बी, कॉस थीटा बराबर बी बटा बी, सेक थीटा बराबर बी बटा एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। उतार लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में ये टाइप 1 था, उसको टाइप 1 कर लीजिएगा। क्या था, टाइप 1। अब टाइप 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, टाइप 2। टाइप 2 होने वाला है, इसका साइन थीटा बराबर इसका डिग्री मान पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डिग्री मान, डिग्री मान लिख लेते हैं। डिग्री मान को पहले ऐसे बनाइए आप लोग। डिग्री मान में यहाँ लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा लिख लिया। यहाँ लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में लिखिए 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग बताइए तो। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है। 30 डिग्री का मान 1/√2। 45 डिग्री मान क्या होता है, 1/2। 45 डिग्री मान 1/2। नहीं, गलती हो गया। देखिए साइन 30 डिग्री मान 1/√2 होता है, और साइन 45 डिग्री मान 1/, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान 1। कॉस, अब देखिए साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान 1√3/2, और साइन 90 डिग्री मान 1। अब इसी को उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी को उल्टा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कॉस कॉस 0 डिग्री मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री मान, यहाँ 60 डिग्री मान जो है √3/2,
cos 45 की मान यहाँ cos 45 की मान वही रह जाएगा 1/√2 और cos 60 की मान क्या था यहाँ 30 की मान साइन 30 में क्या था 1/2 तो 1/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री मान क्या है 1 और साइन 0 डिग्री मान 0 यहाँ हो जाएगा 0 और tan 0 डिग्री का मान क्या होता है tan 0 डिग्री मान 0 होता है tan 0 डिग्री का मान 0 tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है tan 45 डिग्री मान 1 tan 60 डिग्री मान √3 होता है और tan 90 डिग्री मान अपरिभाषित होता है और cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित cot 30 डिग्री का मान होता है √3 cot 45 का मान और cot 60 डिग्री का मान क्या होता है cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और cot 90 डिग्री मान 0 होता है कितना होता है cot 90 डिग्री मान 0। नेक्स्ट में बात करते हैं सेक और कॉसेक का। क्या है अब सेक और क्या है सेक थीटा और दूसरा है कॉसेक थीटा। सेक थीटा में 0 डिग्री का मान 1 होता है सेक 30 डिग्री मान 2/√3 होता है सेक 45 मान √2 सेक 60 डिग्री मान 2 होता है और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए यहाँ अपरिभाषित कर दीजिए 60 डिग्री का मान यहाँ 2 कर दीजिए उल्टा सेक 60 का जो होगा वही होगा कॉसेक 30 का और अब सेक 45 का वही रह जाएगा √2 और जो यहाँ 60 का है यहाँ 30 का हो गया यहाँ 30 का होगा वहाँ 60 का होगा 2/√3 और यहाँ 1। तो ठीक है आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं इस छोटे से ऑल फार्मूला पार्ट 1 था इसे क्या होता पार्ट 1 था क्या था पार्ट ऑल फार्मूला पार्ट 1 था इसका पार्ट जल्दी आएगा आप लोग कमेंट में करिए या आप इस पार्ट को जल्दी पार्ट 2 का जल्दी ना आने वाले पार्ट 2 जल्द आने वाला है पार्ट 2 जल्द आने वाला है आप लोग कमेंट कीजिए क्लास 10th मैथ और फार्मूला पार्ट 2 कब आएगा देखा क्या पार्ट 1 ट्रिगो तक हो गया कितना तक ट्रिगो तक हो गया यहाँ अब कितना से बच गया 9 बच गया 10th 11th 12th और 13 14 15 यानी कितना बच गया 8 तक हो गया 15 चैप्टर है 7 चैप्टर और बचा हुआ है कितना चैप्टर 7 चैप्टर और बचा हुआ है तो हम इस क्लास को जल्द से लेकर आएंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कैसा क्लास लगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।